ठीक है। तो बेसिकली हमारा फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बना था और जो किसी भी तुम्हारी फूड चेन से होके किसी भी लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर गया है और उसके अंदर डाइजेस्ट होके एसिमिलेट होके सेल तक पहुंचा है, वहां पे उसको ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी फॉर्म करना, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें बाई प्रोडक्ट में भी बेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा CO2 प्लस आपको मिलेगा कार्बन का स्केलेटन। ठीक है, कार्बन कार्बन के स्केलेटन मिलेंगे जो कि अनदर पाथवेज के लिए, अनदर सिंथेटिक पाथवेज के लिए कैसे वर्क करेगा, सबस्ट्रेट की तरह। इंटरमीडिएट्स, इस रिएक्शंस के सारे इंटरमीडिएट अनदर पाथवे के सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेंगे। क्लियर? तो हम एक ट्रैफिकिंग की तरह समझ सकते हैं। ये जैसे आप गूगल मैप देखते हो, गूगल मैप में देखते हो ना, एक रोड कई जगह जाती है, ठीक है, फिर चौराहा आता है, फिर वहां से आपको 4 रास्ते, फिर आपको एक जगह पहुंचने के कई रास्ते दिखते हैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा है सेल के अंदर। वहां पे एक मेटाबॉलिक पाथवे का पूरा नेटवर्क बना हुआ है। उस नेटवर्क में आप अगर एक डायरेक्शन को नहीं चूज करोगे तो कभी भी आप कंप्लीट पाथवे नहीं एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि आप जो पढ़ते हो तो अगेन आप एक पाथवे देखते हो, लेकिन उस पाथवे के इंटरमीडिएट किसी दूसरे पाथवे के सबस्ट्रेट हो सकते हैं या उससे लिंक हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, तो हमें आज स्टार्ट करना है। ये बता दिया था मैंने, सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है बेटा। एज ए रिजल्टेंट हमें क्या क्या मिल रहा है, कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड हुआ है जो कि प्रिकर्सर है, इसको हाईलाइट करके रखना है, क्वेश्चन है ये। अब हम कुछ चीजें एकदम इस फ्लो चार्ट को सबको बना के रखना है फॉर द लोकेशन एंड कैसे इसको एक अप ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू। अगर जैसे सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स में आप पूरा ग्लाइकोलिसिस या क्रेब्स साइकिल डिस्क्राइब नहीं कर, क्लियर? तो वहां पे आप इस तरीके का स्मार्ट वर्क कर, ताकि पूरी प्रोसेस भी दिख रही है किसी को और आपने लिखा भी जा रहा है। क्लियर? तो आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो ग्लूकोज फेवरेट, मैंने बोला उसका फेवरेट डाइट है कि ग्लूकोज लेगा, वो सबसे ज्यादा अच्छे से सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज करे। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है तो अदर मॉलिक्यूल की तरफ वो शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो पहली चीज हमें ध्यान में रखना है कि जो ग्लूकोज आ रहा है आफ्टर द डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज ब्लड के थ्रू एसिमिलेट हो रहा है या अनदर ऑर्गेनिज्म जिस भी थ्रू वो एसिमिलेट कर रहा है, लेकिन वो मोनोमर एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया, सेल के अंदर आ, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही आएगा, ट्रांसपोर्ट चैनल को यूज करेगा, ग्लूकोज अंदर आएगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिलेगा। क्लियर है? पहला बैरियर क्रॉस किया उसने, अगर एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में प्रोसेस कौन सी होगी, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पहली प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस एंड दिस इज यूनिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, क्या बनता है इससे, पायरुवेट। यूनिवर्सल है ये, मतलब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस तो हो रही है। नाउ पायरुवेट का फेट, फेट और पायरुवेट की फ्यूचर इसका क्या है, ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन अब्सेंट है या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन जाएगा तो प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन को बोलते हैं फर्मेंटेशन। इसके रिजल्टेंट दो पार्ट से आपको देखना है, एक से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, एक से हम इंडस्ट्रियल लेवल पे अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि बाई प्रोडक्ट निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो मतलब फर्मेंटेशन वाले में अगेन आपको दो चीजें पढ़नी है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन और अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ग्लाइकोलिसिस कॉमन हो गया, ग्लाइकोलिसिस से आगे प्रोसेस जाएगी पायरुवेट जो बनेगा, पायरुवेट एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में वहां पे दो पाथवे देखने हैं, दो रिएक्शंस देखने हैं आपको, एक लैक्टिक एसिड का, एक अल्कोहल। ठीक, दूसरा क्या है जो हम जनरल बात करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि ब्रीदिंग करने में जो सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और हायर ऑर्गेनिज्म
एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ऑक्सीजनिक एनवायरनमेंट से हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई लेते हैं एंड देन ऑक्सीडाइज करते हैं जो भी आपका कॉम्प्लेक्स है। इज इट क्लियर? इसमें ऑक्सीजन एंटर करेगा, इसकी लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। इसकी लोकेशन क्या है? साइटोप्लाज्म। एक इस सिंपल से शीट से आपके लोकेशन वाइज क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें आपने देखा कि ग्लूकोज जब एक सेल के अंदर एंटर किया बाय द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म वाया द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से एंटर किया तो पहले वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बोलेंगे उसको, और उससे पायरुवेट बनेगा। क्लियर है? पायरुवेट बनेगा तो पायरुवेट के दो फ्यूचर्स है, दो तरीके के फ्यूचर्स में वो जा सकता है। या तो वो एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसको आगे प्रोसेस कर दिया जाए, या एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको आगे प्रोसेस कर क्लियर है? फिर एनारोबिक में आपके पास अगेन दो पाथवे है, एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो सकता है, एक एसिड हो गया, एक अल्कोहल हो गया। क्लियर? तो एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। जो भी आप बेवरेजेस वगैरह देखते हो, ठीक है, ड्रिंक्स वगैरह, बियर, रम, ये सब सुनते होगे, वो सब अल्कोहल फॉर्मेशन ट्रीटमेंट से उनकी सिंथेसिस होती है। इट मीन्स कि वहां पे जो बैक्टीरिया, जो फंजाई, ईस्ट वगैरह यूज होते हैं, वो कैसा रेस्पिरेशन कर रहे होंगे? एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, बाकी कल्चर वगैरह बाद में उसके थ्रू वो अल्कोहल को प्रोड्यूस कर रहे होंगे एंड एसिड प्रोड्यूस कराना है, जिसमें कॉमन है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलाई के आपको शैशे वगैरह देखे हो तो कभी नोटिस करना, जब लूज मोशन होती है तो जो टैबलेट आती है या बच्चों को जो दिया जाता है उसमें लैक्टोबैसिलस के स्पोर होते हैं। स्पोर होते हैं, लिटरली हम लोग बैक्टीरिया देते हैं क्योंकि दे आर द हेल्थी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, हमारी हेल्थ के लिए वो जो स्टमक का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए वो बैक्टीरिया वेलफेयर का काम कर रहे हैं। तो वो कम है इसलिए हमें प्रॉब्लम हुई है, तो उनकी सप्लाई दी जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए जो पायरुवेट है वो गेटवे चैनल के थ्रू कैसे आता है वो बाद में बात करेंगे। बस ये जान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सप्लाई हो जाएगा एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, देख लो वहां पे मैट्रिक्स भी, और आगे भी आएगा, मैट्रिक्स में रिएक्शन होगा आपका क्रेब्स साइड। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आ जाते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स पे। डू प्लांट्स ब्रीथ? क्वेश्चन मार्क है। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि प्लांट के पास कोई ऐसा लंग सिस्टम है और वो ब्रीदिंग कर रहा है। क्लियर? बट हम जानते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वहां पे स्टोमेटा लेंटिसेल्स के थ्रू। यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और जैसे एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए सेम वे में प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ही नीड है to occur and they also give out CO2. तो दिस प्रोसेस इज, अगर ऑक्सीजन एंटर हो रहा है और CO2 एग्जिट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। हम जनरल टर्म में उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। Hence, plants have the system in place that ensure the availability of oxygen. और इसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन भी करना होगा, उसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन करना पड़ेगा। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स कोई सिस्टम नहीं है उसके पास, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम नहीं है कि आपके ट्रैकिया की तरह नॉस्ट्रिल से एंटर किया, ट्रैकिया से जा रहा है, ब्रोंकाई किया, ब्रोंक्यूल्स किया, एल्वेओलाई से किया। तो इस तरीके का उसके पास सिस्टम नहीं है कि फिर वो ब्लड में दे देगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो वहां सिंपल क्या हो रहा है, स्टोमेटा से जैसे एंटर करेगा उसके बाद डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, और जिस जिस सेल को रिक्वायर्ड होगा ऑक्सीजन उसके टुवर्ड्स द सेल डिफ्यूज होती जाएगी। ठीक है, तो गैसेस डिफ्यूजन आपको ध्यान में रहे। हम लोगों में क्या होता है, डिफ्यूजन का प्लेस है एल्वेओलाई की वॉल, मतलब आप ऐसे समझो कि जो सबसे छोटा मेम्ब्रेनस सबसे छोटा पार्ट है लंग का जहां तक आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है, दैट इज एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के पास ब्लड वेसल्स में कैपिलरीज होंगी जो सबसे फाइन होती है। मतलब आप ऐसे समझ जाओ कि दो मेम्ब्रेन है तो जितनी ये थिन होगी
ठीक है। वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, इनकी वेसल्स जो होती है वो थिक होती है, कैपलरी की थिन होती है। कैपलरी में प्योर इम्प्योर दोनों मिक्स हो सकता है, क्लियर। तो ये एल्वेलाई के पास जो होती है वो ब्लड कैपलरीज होती है, या मेम्ब्रेन, एक एल्वेलाई की मेम्ब्रेन, एक कैपलरी की मेम्ब्रेन, बीच में आप समझ लोगे कि कोई लिक्विड मटेरियल। इसके इस तरफ ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, ये यहाँ से डिफ्यूज करेगी, इस लिक्विड में आएगी, यहाँ से डिफ्यूज करेगी, इधर आएगी, ब्लड में आएगी। तो एल्वेलाई से ब्लड में आएगी। पढ़ाएंगे हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग सिस्टम में, अभी बस समझने की कोशिश। तो हमारा एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है अंदर, कार्बोनिक एसिड का रिएक्शन चलेगा, CO2 को कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा। बट यहाँ पे इस तरीके की कोई प्रॉपर सिस्टम वाली मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 अपने कंसंट्रेशन, अपने प्रेशर के अकॉर्डिंग डिफ्यूज हो रही है। जिधर रिक्वायरमेंट होगा उधर प्रेशर लो होगा, जिधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा उधर प्रेशर हाई होगा। हाई प्रेशर से टुवर्ड्स द लो प्रेशर गैसेस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जाए। इज इट क्लियर? ठीक है। हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसेस एक्सचेंज बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पस। और एनाटॉमी का क्वेश्चन भी है, ये फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है। फंक्शन के अकॉर्डिंग जो सेलुलर रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज रोल प्ले कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर क्या है? स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। लेंटिसल्स कभी भी लीफ पे नहीं होते हैं, ये मैंने पॉइंट लिखा है, ये ध्यान में रखें। There are several reasons why plants can get along without respiratory organs. First, each plant part takes care of its own gases exchange needs. प्लांट के पार्ट जो है वो लोकली गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब बहुत लॉन्ग ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वहां कोई ऐसा ब्लड सप्लाई या कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं चल रहा है जो गैसेस ट्रांसपोर्टेशन को मेंटेन कर, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने पूरे प्लांट एनाटॉमी के स्टडी में ये देखा कि वहां पे कोई प्रॉपर ऐसी पाइपलाइन मैंने नहीं पढ़ा है जिसके थ्रू गैसेस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ गैसेस नहीं हो सकता है प्लांट्स में, शॉर्ट डिस्टेंस होगा। तो लोकल लोकल मेंटेन कर रहा है कि स्टेम को कितना गैस चाहिए वो स्टेम मेंटेन कर रहा है, लीफ को कैसे चाहिए वो लीफ मेंटेन कर रही है। क्लियर है? मार्क करना एनसीईआरटी में है। फर्स्ट रीजन, ईच प्लांट पार्ट, क्वेश्चन समझ में आया? Several reasons why plants can get along without respiratory organs. प्लांट कैसे सरवाइव कर रहे हैं बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, या उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्यों नहीं है? क्लियर? उसका फर्स्ट आंसर है प्लांट पार्ट टेक्स केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज नीड्स। तो लोकल, शॉर्ट एरिया, इस तरीके से माइंड में एकदम सेट हो जाता है। There is very little transport of gases from one plant part to another. एक प्लांट पार्ट के दूसरे प्लांट पार्ट तक गैसेस ट्रांसपोर्टेशन, जैसे लीफ बेस्ड टोमेटो, तो वहां गैसेस एक्सचेंज हायर हो सकता है, ठीक है, वहां ऑक्सीजन के कंसेंट्रेशन हायर, तो लीफ के पेटियोल से वो ब्रांच तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्लियर। लेकिन स्टेम और ब्रांच ये इतनी गैसेस एक्सचेंज नहीं करते कि ये जाके लीफ को ट्रांसपोर्ट कर, समझो इस चीज को। तो कुछ ही जगह ऐसी आपको मिलेगी, इट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स कि वो कैसा है, श्रब है, हर्ब है, हर्ब होगा, श्रब होगा तो उसमें सॉफ्ट स्टेम होगा, वहां पे गैसेस एक्सचेंज ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे हायर है तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा एपिडर्मिस का, और वहां पे लेंटिसल्स का फॉर्मेशन है, तो लेंटिसल्स और भी ज्यादा लोकली ट्रांसपोर्ट को मेंटेन रखे। क्लियर है बच्चा? वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसको मार्क करना, फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, एकदम गैसेस एक्सचेंज एब्सेंट नहीं होता है, बहुत कम अमाउंट में कुछ ऐसे पार्ट है जहां पे एक दूसरे को गैसेस सप्लाई वो मेंटेन कर सकते हैं। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, गैसेस प्रेशर, कि उस गैस का प्रेशर कितना है और किधर डेफिशिएंसी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसपोर्ट कर सकते। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लोकल एरिया की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। और प्लांट के स्ट्रक्चर एकदम ध्यान में रखो, ये पूरा प्लांट ऐसे जा रहा है, ब्रांच जा रही है, लीफ जा रहा है, सब जगह वही है, लेयर्स वही है। तो लिविंग कंटेंट,
लिविंग सेल्स जहां तक है आपका पित्त तक भी जो जो लिविंग है उन सबको गैसेस की सप्लाई चाहिए। तो लोकली वो अपने अपने डायमीटर में क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, सरफेस से एब्सॉर्ब एंड देन डिफ्यूज होगी। क्लियर है। थर्ड, the distance that gases must diffuse even in large bulky plant is not great। अगर बल्कि प्लांट है बहुत जैसे हम कहें कि विड्थ ज्यादा है उसकी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज, इतना भी प्रेशर नहीं, कोई यहाँ पे मशीन नहीं लगी है कि उससे आप डिफ्यूजन रेट को बहुत ज्यादा हाई कर दो और वो यहाँ पे भी डिफ्यूज होकर सप्लाई मेंटेन कर दें और दूसरे पार्ट में भी वो सप्लाई मेंटेन करें। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना ही मेंटेन हो पाता है कि वो रेडियली डिफ्यूज हो जाए। लोकल इस जैसे सरकमफेरेंस में है प्लांट, ठीक है, ये स्टेम है, तो वो यहाँ से डिफ्यूज करेगा तो वो इसके ही लिविंग, जैसे इस सरफेस पे एंटर किया है तो इसके लिविंग कंटेंट तक सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं ज्यादा मेंटेन कर सकते। क्लियर है। ये थर्ड रीजन हो जाएगा। तीनों रीजन समझ में आए। फर्स्ट रीजन, अपने लोकल पार्ट के एक्सचेंज का वो खुद ध्यान रख रहा है, लोकली एक्सचेंज है, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट। कहाँ हो सकता है, ये लीफी एरिया में देख सकते हैं। ठीक, लीफ से, लीफ जिस ब्रांच से रिलेटेड है, जहां से जुड़ी होगी पेट्रोल के थ्रू, वहां तक ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। इतना जो आपका डिस्टेंस एक मिलता है बल्कि प्लांट पे, हायर वेट ज्यादा है, वहां पे आपको इतना एरिया नहीं मिलेगा कि वो रेडियली भी डिफ्यूज करते और हॉरिजॉन्टली भी डिफ्यूज करे, वर्टिकली भी करे। क्लियर। क्योंकि डिफ्यूजन सिर्फ प्रेशर पे हो रहा है, डिफ्यूजन का डायरेक्शन नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है, तो जिधर भी लोअर होगा वो उधर मूव कर सकता है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, रेडियली हर डायरेक्शन में वो मूव हो सकता है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो रेडियली फुलफिल करना उनका पर्पस है। यहाँ से डिफ्यूज हुआ तो वो इस पोर्शन की लिविंग सेल को सप्लाई करेगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सबको, एनाटॉमी से रिलेट कर पा रहे हैं। Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant। इसलिए हमने देखा था जब हम स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, सेकेंडरी हमने देखा था, तो सब कुछ यहाँ तक आ गया। ठीक है, अंदर सिर्फ वुड पोर्शन रह गया था, याद आ रहा है, अंदर वुड पोर्शन रह गया था, जिसमें मेनली क्या है, जाइलम है, जाइलम मेनली क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो लिविंग कंटेंट कहाँ गया, टुवर्ड्स द पेरीफेरी, उसको गैसेस एक्सचेंज चाहिए और वो टुवर्ड्स द पेरीफेरी प्रेजेंट है, तो वहां तक उसको गैसेस सप्लाई इजिली मिल सकती। क्लियर। तो ये भी एक रीजन है कि आपका जो लिविंग कंटेंट, जो सरफेस से गैसेस डिफ्यूजन है, वो कितने बिना विदाउट प्रेशर वो कैसे मेंटेन हो जा रहा है, क्योंकि लिविंग कंटेंट बहुत डेप्थ तक नहीं रह जाता है जब आप सेकेंडरी ग्रोथ को देखते हो। ठीक है, और थिन वाले में तो हो ही जाएगा, थिन वाले में स्टेम में थिन है, वहां पे लिविंग कंटेंट जहां तक है, पिथ है, पेज है, उनको सप्लाई डिफ्यूजन से पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे तो अंदर नॉन लिविंग कंटेंट बढ़ा है, वुड अंदर बन रही थी, तो लिविंग कंटेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी है, तो उसी प्रेशर पे वो डिफ्यूज हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम हो गई, मतलब डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो वहां तक वो सप्लाई को मेंटेन कर सकता है प्लांट। Each living cell in a plant located quite close to the surface of the plant। अंडरलाइन करना, दैट सरफेस ऑफ द प्लांट मतलब एपिडर्मिस, लिख लेना नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग रह रहे। This is true for leaves, you may ask, but what about thick woody stems and root? बताया मैंने अभी, ठीक है, लिविंग सेल्स, स्टेम, रूट्स, जहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है वहां इंटरनल आपका नॉन लिविंग स्ट्रक्चर कवर हो जाता है एंड आपका लिविंग स्ट्रक्चर बाहर की तरफ। अगेन अंडरलाइन करना, इन स्टेम द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड and beneath the bark। What is bark? Fast reply, what is bark? टिश्यू डिफाइन करो, bark क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ या कॉर्क कैम्बियम से बाहर। व्हाट इज बार्क?
पढ़ाया हुआ है ना। बार क्या है? जो कुत्ते भौंकते हैं उसको बार्किंग कहते हैं। बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ बेटा। ट्री का पार्ट है वो तो ठीक है, प्लांट्स है। ट्री में कौन सा पार्ट है? कहाँ से कहाँ तक का है? मैडम बताओ। नंबर ऑफ टिश्यू। लेयर्स लिखवाई है। पार्ट होता क्या है ये बताया है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का पूरा पोर्शन जिसमें आपका सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्क कैम्बियम, फेलम, फेलोडम सब कुछ आ जाता है, दैट इज बार। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था बार की एक्टिविटी को देखने के लिए? कर्लिंग स्पेक्टर रिंग, जिसमें हमने पूरी छाल को हटा दिया तो ट्रांसपोर्टेशन किसका रुक जाएगा? फूड का या वाटर का? फूड का। एनाटॉमी रिवाइज कर लिया करो जैसे चैप्टर स्टार्ट हो। दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसल्स, ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड। इंटीरियर आर डेड। अब यहाँ ब्रैकेट में तुम्हें लिखना है डेड टिश्यू में क्या क्या है। दिस इज होमवर्क। हर चीज मैं नहीं बताऊंगी, तुम लोग एकदम स्पून फीडिंग वाली आदत डाल रहे हो। ठीक है, रसमलाई खिलाती रहो। मैं हर चैप्टर को मतलब इतना स्लो कोर्स चल रहा है और चैप्टर को ऐसे गोल गोल के पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पूछो तो गायब ही मिलता है सब। ठीक है। इंटीरियर आर डेड, सारे डेड टिश्यू के नाम यहाँ पे लिखोगे। एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। डेड है तो वो वहां पे क्या करेगा? मैकेनिकल सपोर्ट करेगा या ट्रांसपोर्टेशन करेगा? ओनली मैकेनिकल सपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, ये सब चीजें गलत लिखी हुई है एनसीईआर। सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट नहीं है। अब आपको ध्यान रिकॉल करूं कि डेड पोर्शन क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। इस वनली को एकदम हाईलाइट करके रखो, ऐसा कुछ आपको पता है कि वनली नहीं है। Thus, most of the a plant have at least a part of their surface in contact with air. तो हमें लिविंग को ही रखना है और उनको कांटेक्ट रखना है एयर से, वहां पे ही आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस की नीड है। उसके लिए ट्रांसफ्यूजन चलेगा, डिफ्यूजन चलेगा, गैसेस डिफ्यूज होके जाएंगी और हर लिविंग सेल तक वो पहुंचेगी और वहां पे वो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगी। ठीक है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। अभी आपको पता चलेगा जब ऑक्सीजन एंट्री करेगा। ऑक्सीजन CO2 तो फिर भी थोड़ा पहले आ गया था। ऑक्सीजन जब एंट्री करेगा तब तक आपकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगी, आपका क्रेब साइकिल हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाएगा, और सबसे लास्ट स्टेज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऑक्सीजन एंटर करेगा और वो ऑक्सीजन आपके लिए इतनी रिक्वायर्ड। पूरी प्रोसेस ऑक्सीजन से नहीं हो रही है, ऑक्सीजन का रोल ही नहीं है सर। लास्ट स्टेप में एकदम आता है सेल रेस्पिरेशन के ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा। ध्यान रखो, लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा है तो कैसा स्पेस होगा उसके बीच में? क्या स्पेस होगा? इंटरसेलुलर स्पेस होगा। ठीक है। लूजली अरेंज पैरेन्काइमा है, लिविंग होंगी। पैरेन्काइमा आ गया मतलब लिविंग सेल्स हैं, उन तक ट्रांसपोर्टेशन होना है। तो अगेन एक सेल के अंदर आपको प्रेशर को लो रखना है और इंटरसेलुलर स्पेस में देखो, अगर ये दो सेल है, ये तीन, ये चार, ये पांच, तो आपको इसके अंदर प्रेशर लो रहेगा एंड यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई हो जाए। समझो इसको। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज किधर करेगी? जहां जहां लो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वो डिफ्यूज कर जाएगी। इज इट क्लियर? हाँ। तो सेल तक पहुंचने के लिए इंटरनल प्रेशर ग्रेडियंट हमें मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर एंटर कर गई और वो डिफ्यूज होते जा रही है तो उसका कंसंट्रेशन लो होता जाएगा। तो अंदर भी वो एक्यूमुलेट होके प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो वो प्रेशर कहाँ पे हो रहा है? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इज इट क्लियर? ठीक है। लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स
stems and roots which provide an interconnected network of air space। और ऐसी पैरेन्काइमा जिसके बीच में एयर होता है उसको क्या बोलते हैं? ऐसी पैरेन्काइमा जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा होगा और एयर पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये सभी आपकी एनाटॉमी वाले पोर्शन जो है वो आपके हेल्प कर रहे हैं कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने में, ऑक्सीजन के प्रेशर को बनाने में। क्लियर है? द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस, कंबशन मतलब जैसे समझ लो पूरा ऑक्सीडेशन, हम बर्न करते हैं तो हम बोलते हैं कि कंबशन, फायर में कंबशन हो रहा है। क्लियर? तो ग्लूकोज को पूरा ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो विच प्रोड्यूसेस, अंडरलाइन करो, CO2 water as end product, its energy most of which is given out as heat। ये आपके प्रोडक्ट हो गए। पूरे कंप्लीट कंबशन से आपको क्या क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं, जब ट्रैप हो जाती है ये एनर्जी तो एटीपी बोलते हैं। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी कैसे हो रही है? वो रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है। कभी हमें गर्मी लगती है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वार्म ब्लडेड है हम लोग, तो इंटरनल कैसे टेम्परेचर लगाने के लिए हमने अंदर कोई हीटर लगा रखा है? ऐसा तो है नहीं। एनवायरमेंट का टेम्परेचर क्यों नहीं अफेक्टेड होता है? क्योंकि अंदर हमारे इतने एनर्जी का रिलीज हो रहा है, कंबशन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, एक आग फायर की तरह है, वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से हमारा पूरा इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर हायर रहता है रिलेटेड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर से। और हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से हमारा इंटरनल अफेक्टेड नहीं होता है। डिजीज फीवर आना दैट इज डिफरेंट। क्लियर बेटा? लेकिन नॉर्मल वार्म ब्लडेड एनिमल्स में अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि एंजाइमेटिक रिएक्शंस फिर अफेक्टेड हो जाती हैं। क्लियर है? ठीक है, उसको हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं? या तो ठंडी है तो शिवरिंग करते हैं, गर्मी है तो स्वेटिंग करते हैं, कूलिंग इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बॉडी के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो रिएक्शन C6H12O6 6O2 ये एंटर कर रहे हैं दो चीजें, आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? 6CO2 6H2 प्लस एनर्जी, और यू कैन सी इट ATP। If this energy is to be useful to the cell, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires। आगे हमने बताया, अब ATP का कल भी समझाया था कि इस तरीके से ग्लूकोज हर जगह पे नहीं कंबशन हो सकता है कि जहां जहां एटीपी की रिक्वायरमेंट है वहां वहां ग्लूकोज कंबशन हो रहा है। ठीक है, तो मैशअप सा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हर जहां पे नीडेड है वहां पे एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए उसको प्रॉपर एक प्लेस दे दिया कि आप किचन में खाना बनाओ, तो किचन में आपके वो किचन क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रियम, और वहां पे एनर्जी का फॉर्मेशन चल रहा है एंड उसके बाद वो सप्लाई में बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। The stages that the plant cell uses is to catabolize, इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको मेनली कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में अगर बाहर निकल गई और हमारा टेम्परेचर इतना आ गया तो हमें एटीपी बनेगा नहीं। एटीपी स्टोर करने के लिए जब जब कंबशन हो रहा है, जब जब बॉन्ड ब्रेक होगा, रोटेट होगा, तो दैट्स फिनोमेना इज लाइक कि आप बॉल को थप्पा खिला रहे हो और वो धीरे 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 ग्राउंड लेवल पे आ गए, तो हर थप्पे पे उसने एनर्जी को रिलीज किया है और उसके अंदर की एनर्जी कम हुई है, इसलिए दूसरा हाइट उसने कम लिया। क्लियर? तो वो एनर्जी रिलीज होने में ऐसा ना हो कि सारी एनर्जी कंबशन की रिलीज हो जाए और वो डिफ्यूज होके इन्वायरमेंट में आ जाए। हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे आउटर सरफेस तक टेम्परेचर हमें फील होता है। क्लियर? आप ब्लैंकेट ओढ़ के देखो, ब्लैंकेट ऐसा कुछ नहीं होता कि वो आपको गर्मी प्रोवाइड कर रहा है। आपके शरीर की जो टेम्परेचर निकल रहा है, जो शरीर से हीट निकल रहा है, उसके और एनवायरमेंट के बीच में वो एक कवरिंग है। जितना वो इंसुलेटेड, जितना अच्छे कवरिंग होगा उतनी ज्यादा आपको ठंड से बचा लेगा। वो जो गर्मी लगती है ब्लैंकेट के अंदर वो अपने ही बॉडी के टेम्परेचर से होता है, लेकिन हम जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ये रजाई बहुत गर्म करती है, आप ले जाइए, ये ब्लैंकेट बहुत अच्छा है, आप ले जाइए। ठीक है, वो अच्छा किस क्वालिटी में है कि वो आपके टेम्परेचर को डिफ्यूज होने से रोक रहा है, दैट्स वाई वो अच्छा है।
अदरवाइज उसके अंदर से हीट नहीं निकल रही, हीट हमारे ही बॉडी से निकल रही। समझ में आ रहा है? तो सारा एनर्जी लिबरेट नहीं हो जाना चाहिए, कुछ एनर्जी आपको इस प्रोसेस की एनर्जी की अब बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी ट्रैप आउट हो जाए। ये रिएक्शन ऐसे चलता है कि उससे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का रोल प्ले हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सारी एनर्जी जो रिलीज हुई वो एटीपी का फॉर्मेशन नहीं की है, वो इन्वायरमेंट में। अब उसका इन्वायरमेंट क्या हुआ? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। फिर क्या हुआ? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही है अपने सराउंडिंग में, लेकिन उसको ट्रैप भी करना है। The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. अब ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे होंगे कि क्विक स्टेप्स होंगे, कुछ ऐसे स्टेप होंगे कि अगेन वो लो रिएक्शंस होगा। अगर इंटरमीडिएट आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करोगे तो कुछ उसमें काइनेटिक एक्टिविटी को शो करेंगे, वहां पे काइनेज एंजाइम आएगा। ठीक है, काइनेज एंजाइम आया मतलब उस रिएक्शन को फास्ट करेगा और उसमें एटीपी की सिंथेसिस होगी। तो कंपैरेटिवली वो रिएक्शन लार्जर रिएक्शन, टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसका रेट हाई रहेगा। समझ रहे हो? जैसे हम बोले कि हमें यहाँ से घर तक ट्रेवल करने में नॉर्मली 10 मिनट लगे, ठीक है, लेकिन अभी तो कहो कि हमें आके 1:30 बजे फिर से क्लास लेंगे, तो मेरी स्टेप्स कुछ ऐसे फास्ट होंगे कि उसमें 10 मिनट से 8 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट सेव होंगे। तो प्रोसेस आपकी लंबी है, लेकिन उस लंबी प्रोसेस को फास्ट कर दिया। तो रेट ऑफ रिएक्शंस आपका स्लो ही चलेगा कंपेयर टू ऑल, लेकिन वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फास्ट हो जाएगा। ओवरऑल वो लॉन्ग प्रोसेस होगा। समझ में आया? सबको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब लॉन्ग प्रोसेस होगी तो जैसे वहां पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको ट्रैप करने का टाइम होगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ही चलती है, लेकिन फिर भी वहां पे टाइम मिल जाएगा, वो एनर्जी फ्री फॉर्म में इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ट्रैप हो जाएगी और एटीपी की सिंथेसिस हो जाएगी। क्लियर है? सभी स्टेप वन बाय वन आएंगे, अभी हम लोग बस इंट्रोडक्टरी में ही चल रहे हैं। हाउ दिस इज डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन। ये सारे स्टेप्स कैसे होंगे वही रेस्पिरेशन है। ऑल्दो जो प्रोसेस हो रहा है वो हमें क्लियर है कि इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल आएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंबशन होगा। कंबशन का मतलब है कि उसकी जो बॉन्ड एनर्जी सब उसमें स्टोर है, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और रिड्यूस किया गया था, CO2 को, ग्लूकोज को फॉर्म किया गया था, पूरी सारी एनर्जी को आपको परफेक्ट लोकेशन पे रिलीज करा, ताकि उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए फॉर फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेस। तुम लोग को इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं? ऐसे मुझे तो जब पहली बार ये बात पता चली था, हंसोगे तुम लोग, पहली बार कब पता चली थी पता है? BSc सेकेंड ईयर, 11th में नहीं आया, 12th में नहीं आया, फर्स्ट ईयर में नहीं आया, सेकेंड ईयर में जाके कहीं बॉटनी में एक मैडम आई थी अच्छी, उन्होंने ये बात बताई। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो बड़ा अमेजिंग सा प्रोसेस है, आज तक किसी ने बताया ही नहीं था। ये वही ग्लूकोज है जो प्रोटीन जो फोटोसिंथेसिस से फॉर्म हुआ था। अब हम क्या थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़े जा रहे हैं, रिएक्शन सब पता है, मार्क्स सब आए हैं, इतनी छोटी सी बात हमें नहीं पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज पूरे फूड वेव में ट्रांसपोर्ट हुआ और फाइनली हम उसी को ब्रेक करके उसी लाइट एनर्जी वाली एनर्जी को निकाल रहे हैं और उससे हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज घोल के लेते हैं ना, क्या जा रहा है, वो डायरेक्ट सप्लाई चला गया, कोई एडमिट हुआ है उसको सलाइन लगा, उसमें ग्लूकोज जा रहा है, तो डायरेक्ट वो वेन में सप्लाई जा रहा है ताकि फास्ट वो सेल को मिलता जाए। ठीक है, वो प्रोसेस करने के लिए उसकी नीड है, तभी पूरी मेटाबॉलिज्म चलेगी। तो एक्चुअली ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे जैसे समझ में आएगा आई थिंक इंटरेस्ट आएगा। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो नहीं आएगा, समझ के पढ़ोगे तो मुझे तो मजा आता है, फैसिनेटिंग वर्ड लगता है ये सब। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy are released as product. The combustion reaction requires oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be
अवेलेबल। जनरली ऑक्सीजन चाहिए आपको, आप देखते हो कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है एंड कुछ में नहीं हो रहा है, वही हमने अभी देखा कि क्या है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक, ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन एंड ऑर्गेनिज्म वेयर ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल? दैट इज द ऑर्गेनिक एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। क्लियर? जिस पूरी प्रोसेस से आपके इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, आपको कई सारी चीजें फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बताएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपका ये जो सीवेज सिस्टम का क्लेरिफिकेशन होता है वो कैसे वर्क करता है, वाटर को कैसे आपको पूरा रिवर वगैरह में छोड़ने के पहले उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें ये बैक्टीरिया कैसे रोल प्ले करेंगे, फिर मेथोनेजन का फॉर्मेशन, मीथेन गैस के फॉर्मेशन में कैसे रोल प्ले करेंगे। तो अलग अलग ईस्ट, अल्कोहल, बेवरेजेस, ब्रांडी, रम, इन सब को बनाने में इनका क्या रोल है, ये सारी चीजें यहीं से आई। There are sufficient reasons to believe that the first cells on this planet lived in atmosphere that lacked oxygen. और क्या थे वो? आर्कीबैक्टीरिया थे। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ग्रो करते थे, मतलब उस ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे। फर्स्ट जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो वो ऑक्सीजनिक रेस्पिरेशन किए एंड ऑक्सीजन को यूज किया उन्होंने। ठीक है, और वहीं पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन का रिलीज होना स्टार्ट हुआ और उनका कंसंट्रेशन इतना बढ़ गया, क्योंकि पहले अभी भी आपको पता है वर्ल्ड में क्या है, वाटर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स करते हैं वो प्लांट्स जो वाटर बॉडीज के अंदर है, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे हाई है। अपार्ट फ्रॉम योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, अमेजोन फॉरेस्ट, इन सब फॉरेस्ट को भी जोड़ दोगे तो भी उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया, वाटर बॉडीज ज्यादा है। ठीक है, तो जब साइनोबैक्टीरिया है तो ये एटमॉस्फेयर क्या हुआ, रिड्यूसिंग से ऑक्सीजनिक हो गया। इस क्वेश्चन में कोई वैसे बहुत दम नहीं है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा एवोल्यूशन पढ़ना है, पूरी पूरी अर्थ कैसे बनी है, क्या है। फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो पहला एटमॉस्फेरिक, जो पहली लिविंग ऑर्गेनिज्म बनी थी, दैट इज सिंगल सेलुलर आर्कीबैक्टीरिया, और वो आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं। Even among present-day living organisms, we know of several that are adapted to anaerobic condition. आज भी आपकी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आज भी ऐसे बैक्टीरिया फंजाई अवेलेबल हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, फटाफट बता दो। व्हाट इज फैकल्टेटिव, व्हाट इज ऑब्लिगेटिव? सिर्फ फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेटिव इनका ऑब्लिगेटिव कंपल्सरी विदाउट एक्सेप्शन, फैकल्टेटिव जिसको एक्सेप्शंस मिलेगा वो लाइट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक कर लेगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक करेगा। अभी अभी हम लोगों ने राइजोबियम पढ़ा था, राइजोबियम को मैंने बताया था कि जब वो फ्री है इन्वायरमेंट में, सॉइल के अंदर, तो कैसा है, फ्रैंकिया और राइजोबियम याददाश्त आ रही है, एटमॉस्फेयर में है तो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, एंड अंदर जब वो नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है तो लैग हीमोग्लोबिन वहां पे है ताकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ना कर पाए और उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट न करे, तो वो कैसा रेस्पिरेशन कर रहा होगा, एनारोबिक। ठीक है, तो वो कैसा हो गया, फैकल्टेटिव एनारोब्स हो गया। व्हाइल इन अदर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट, कुछ हमेशा ही ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो कर रहे हैं तो दे शो ऑब्लिगेटिव एनारोबिक कंडीशन। In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. स्टार मार्क करो। अभी हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस में तो ऑक्सीजन का कोई रोल ही नहीं है, एंड दैट इज द यूनिवर्सल प्रोसेस। अभी देखा नहीं है उसको, बट मैंने ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा दिया, ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन उसमें आ रहा है या नहीं, फिर भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की एंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होगी।
सिंपल से देखो, माइंड में सेट करो कि ग्लूकोज को आपको फिक्स करना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, ठीक है। इस फिक्सेशन के ड्यूरेशन में FADH2 और आपके ATP बनेंगे। इन सभी से आपको एनर्जी रिलीज कराना, मतलब सबको ATP में कन्वर्ट करना होगा। NADPH बनेगा, उसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा। तो फाइनली वो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम, ये सब फिक्स होकर ट्रांसपोर्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल में। वहां पे भी ATP बनेगा, FADH बनेगा और सबको ट्रांसपोर्ट करा दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है? ये जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, इन सबसे एनर्जी को निकालना, क्लियर। और वही एनर्जी जब निकलेगी तब वहां केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वर्क करेगी और उससे ATP का फॉर्मेशन चलेगा। तो ये जो आपकी केमिकल प्रोसेस चल रही है, इधर सारे सिर्फ केमिकल कन्वर्जन हो गया। ग्लाइकोलाइसिस केमिकल कन्वर्जन, क्रेब्स साइकिल केमिकल कन्वर्जन। फाइनली जो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, तब आपको ATP के फॉर्मेशन के लिए और ऑक्सीजन का ऐड होना, तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। बट ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होगा। इज इट क्लियर? इन एनी केस, कोई भी केस ले लो, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose into pyruvate। यहीं पे लिख लो, पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो ये भी पार्शियल हुआ, एक स्टेप एक पाथवे हुआ से, तो वो पार्शियली की बात कर रहे हैं। लेकिन इन एनी केस, तो आप एरोबिक की बात करो, एनारोबिक की बात करो, ऑब्लिगेट की बात करो, फैकल्टेटिव की बात करो, हर केस में ये प्रोसेस तो हो रही है। इसमें पार्शियली ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ पायरुवेट इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होना चाहिए, लेकिन ये अभी पूरा ऑक्सीजन के अब्सेंस में है। इट मीन्स कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस क्या है? एनारोबिक। ना कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ ये था कि तुम ये समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन, and this is the common pathway between aerobic and anaerobic respiration. This breakdown of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. सिंपल सा, यहाँ पे फोकस करो जरा। कार्बोहाइड्रेट है, इसी को हम बोल रहे हैं, ये ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, जो भी होगा वो वहां पे ब्रेक डाउन करे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में गया, पायरुविक एसिड बनाया, दिस इज द कॉमन। कॉमन हो गया, समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे फोकस कर लो, 1 मिनट में ये प्रोसेस क्लियर है। कार्बोहाइड्रेट की प्रोसेसिंग हुई, ऑक्सीडेशन हुआ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पाथवे के थ्रू, फॉर्मेशन हुआ पायरुविक एसिड। दिस इज द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी एंड साइटोप्लाज्म में सिर्फ रिलीज होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया आपको एथाइल अल्कोहल का, जिससे आपके रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन है, एनर्जी फॉर्म होगा, लेकिन इससे कम होता है। तो एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा लो एनर्जी की यील्ड को शो करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन हायर एनर्जी की यील्ड को शो करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये रिएक्शंस नोट डाउन कर लोगे। इसको फेफर रिएक्शन भी बोलते हैं, फेफर स्कीम भी बोलते हैं, उससे भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। फेफर स्कीम क्या कह रही है? फेफर स्कीम ये कहती है कि ग्लाइकोलाइसिस इज द कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बोथ, but when the pyruvate goes in oxidation in presence of oxygen, the amount of energy release is high in compared to anaerobic respiration where alcohol formation takes place. This is not the lactic acid pathway, ठीक है। फेफर ने जो रिएक्शन दिया था, फेफर ने जो एनालिसिस की थी, उसमें उन्होंने एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन बताया। क्लियर है? आगे तो सो, ठीक है बेटा।
तो C6H12O6 का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड वो ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कैटाबोलिस। अगर आप यहाँ पे एडीपी को ऐड कर रहे हो और यहाँ ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उससे फॉर्मेशन हो रहा है एटीपी का, तो एटीपी की सिंथेसिस हुई, द प्रोसेस इज एनाबॉलिक। इसलिए हम ब्रॉडली इसको कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं, लेकिन दिस इज मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्चुअली, एंड हियर कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म बोथ टेक्स प्लेस। किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, फटाफट बताओ किसका कैटाबॉलिज्म हुआ, ग्लूकोज का। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है, तो दैट इज कैटाबॉलिज्म। एटीपी की सिंथेसिस हुई, एटीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, तो प्रोसेस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। सिंथेसिस होगा तो एनाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन होगा तो कैटाबॉलिज्म। फास्ट ऑक्सीडेशन आपका फास्ट रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, जिसको आप बोलते हो बर्निंग। अगर आप कहीं पे आप इस तरीके से अगर आप कहीं पे आग चला रहे हो तो उस आग की उसके अंदर में टिश्यू होगा, उस टिश्यू में भी स्ट्रक्चरल पोर्शन होंगे, ठीक है। उसमें हीट ऑफ एनर्जी, हीट जो इवॉल्व हो रही है वो बहुत हाई रेट से इवॉल्व हो, ठीक है। जब भी हम फायर के आसपास बैठते हैं तो हम थोड़ा डिस्टेंस लेके बैठते हैं, एकदम होलिका नहीं है कि अंदर बैठ जाए, ठीक है। तो वहां जो हीट है वो क्या हुआ, आपने आग लगाई और हीट निकलना स्टार्ट हो गई, तो दैट इज अ फास्ट प्रोसेस। प्रोसेस वही हो रहा है, हीट वहां पे भी निकल रही है, लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, एंड दैट इज नोन एज बर्निंग। उसको हम बर्निंग बोलते हैं। अगर इसी मैकेनिज्म को मैंने बताया ना कि शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर भी एक आग लगी हुई है जिसमें ये सारा कंबशन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो हीट ऐसी नहीं है कि वो आपके टिश्यू को जला दे, तो वो बहुत स्लो चल रहा है, प्रोसेस वही हो रहा है। हीट वहां पे भी रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, वो इन्वायरमेंट में डिफ्यूज हो रही है, कुछ ट्रैप हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रॉडली आप इसको कंबशन से रिलेट कर सकते हो, फायर के कंबशन से, और सेल के अंदर तो जो बाहर आग जलाना होता है वही अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है।